Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bhartiya Hindi Classes. So as per the students' demand, I am going to upload today as a summary of Rag Darbari, because I know that this Upanyash is very difficult to understand and there are many parts and total 35 parts are there. So I will try to summarize this as much as possible as a short form. So let's start. तो राग दरबारी के बारे में जैसा कि हमने स्टार्ट किया था, जब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे ही स्टार्ट होता है ये उपन्यास, तो एक रंगनाथ नाम के इंसान की एंट्री होती है और वो इंसान शहर से गांव जा रहा होता है और उसके बदले में उसे रास्ते में ना मतलब बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ट्रेन छूट जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो लोकल ट्रेन होती है वो काफ़ी लेट लतीफ़ होती है, मतलब कि काफ़ी लेट से चलती है, इसलिए वो लेट से स्टेशन पहुँचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी ट्रेन छूट गई है। तो अब उसके पास गाँव जाने का सिर्फ़ एक ही रास्ता था कि आने-जाने वाले सड़कों पे अगर कोई दूसरी सवारी मिल जाए, मतलब कि आते-जाते रास्ते पे जैसे ट्रक जा रही हो या बस जा रही हो कुछ, तो इन महाशय मतलब रंगनाथ को एक ट्रक मिलती है जिसके भरोसे उन्हें शिवपालगंज पहुंचना होता है, जहां उनके मामा जिनका नाम है वैद जी। वैद जी काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस राग दरबारी के। तो वैद जी के पास उन्हें जाना है क्योंकि रंगनाथ की तबीयत हमेशा खराब रहती है और रंगनाथ उनके मामा है। सॉरी, रंगनाथ के मामा वैद जी हैं और वैद जी का भांजा लगता है रंगनाथ। तो रंगनाथ की तबीयत खराब थी, तो जैसा कहा जाता है कि गाँव में चले आइए अपनी तंदुरुस्ती को सुधारने के लिए। तो वैद्य जी ने उन्हें इंसिस्ट किया कि तुम यहाँ आ जाओ और अपनी तबीयत को ठीक करके तब फिर तुम वापस जाना। रंगनाथ जो था एक रिसर्च कर रहा था, वो भी हिस्ट्री में, और उसने सोचा कि चलो 6 महीने में वैद्य जी के सिपालगंज में रहकर आता हूँ। तो कहते हैं ना कि शहर की हवा उतनी शुद्ध नहीं होती जितनी गाँव की होती है। क्योंकि शहर में काफ़ी पॉल्यूशन होता है, गाँव में ऐसा कुछ नहीं है और वहाँ मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें खाने को ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। तो और वैद्य जी का कहना था कि इंसान को एक्सरसाइज़ भी करना, मतलब कि व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है, और वैद्य जी गाँव में भी लोगों को इस तरह की चीज़ें बताया करते थे कि आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इवन तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए डेली व्यायाम कीजिए और काजू पिस्ता डाल कर के हमेशा दूध, शक्कर ये सब पिया खाया कीजिए, और बादाम, काजू मतलब ड्राई फ्रूट्स जिसे हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में। अब बात आती है कि जैसे ही रंगनाथ को वो ट्रक मिलता है, इस ट्रक के बारे में बताया गया है कि उस ट्रक की हालत काफ़ी खराब थी। मतलब उसका आगे मतलब विंडो कह लो या शीशा कह लो या पीछे का कह लो, सब कुछ टूटा-फूटा था, जिसमें स्ट्रगल करता हुआ रंगनाथ चढ़ जाता है और पहुँचने लगता है देवपालगंज, और उस ट्रक ड्राइवर ने उससे 2 रुपए भाड़ा भी ले लिया था, मतलब कि फेयर। जब शिवपालगंज वो पहुँचता है, बताता है कि 2 रुपए ट्रक वाले ने लिया है, तो शनिचर, अब शनिचर भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, इस राज दरबारी का एक अहम हिस्सा है, जो वैद्य जी का असिस्टेंट कहा जाता था और आगे चल कर के शनिचर उस गाँव का प्रधान भी बन जाता है। शनिचर का दूसरा मतलब कि असली नाम मंगल है। शनिचर को जैसे ही पता चलता है कि रंगनाथ को 2 रुपए देने पड़े हैं, और किसी मतलब रंगनाथ ने ये बताया नहीं कि वैद्य जी के घर जा रहा है, वो भी शिवपालगंज, वरना ट्रक ड्राइवर की हिम्मत नहीं होती कि वो वैद्य जी के भांजे से 2 रुपए ले ले। इस बात को भी लोग वहाँ पे मुद्दा बना रहे थे कि कैसे कोई वैद्य जी के भांजे से 2 रुपए ले सकता है। तो गाँव में जनरली यही होता है कि अगर कोई पावरफुल इंसान अगर होता है, तो अगर उसके घर कोई आ रहा है, जा रहा है, तो उससे ना फ्री में ही सब कुछ किया जाता है, करवाया जाता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि वैद्य जी असल में क्या है। तो वैद्य जी एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो इस पूरे राग दरबारी, देखो, राग दरबारी का मतलब ऐसा है कि राग का मतलब होता है रिदम, मतलब जब रिदम छेड़ दी जाती है तो वो काफ़ी दूर तक जाती है। इवन दरबारी, दरबारी इन द सेंस कि कैसे राजा के दरबार में पहले बहुत सारे दरबारी होते थे, जो राजा के आगे-पीछे चलते थे। तो यहाँ पे राजा इन द सेंस वैद्य जी हैं, और वैद्य जी के साथ चलने वाले जितने भी लोग हैं, वो दरबारी मतलब उनके असिस्टेंट, उनके हेल्पर हैं।
तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है राग दरबारी। अदरवाइज कोई कनेक्शन नहीं है राग दरबारी और इस नॉवल का। वह चीज जो है उन्होंने मतलब वो आगे हमें पता चलेगा, लेकिन मैं अभी एज अ समरी मैं बता रही हूँ कि वैद जी शिवपालगंज के रहने वाले नहीं थे। वो बगल के गांव से आकर के यहाँ रहने लगे और धीरे धीरे अपना पैसा लगा करके यहाँ पे अपना प्रभुत्व जमाने लगे, मतलब अपना पावर पोजीशन यहाँ दिखाने लगे और शिवपालगंज में एक नए नेता के रूप में बन करके उभरे। और जैसा होता है ना कि जिसके पास पावर और पैसा दोनों होता है वो काफी दूर तक जाता है। तो वैद जी ने भी उस गोपालगंज में एक छंगामल नामक इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना कर दी। छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज का मतलब कि 10+2 वाला। वैद जी के दो बेटे थे, एक थे बद्री पहलवान, दूसरा रूपन बाबू। रूपन बाबू अभी भी 10वीं क्लास में ही पढ़ रहे थे पिछले 2-3 सालों से। बद्री पहलवान जो थे नाम के अनुसार पहलवान थे, पढ़ने लिखने से उनका कोई मतलब था नहीं, और उन्होंने गांव में पहलवानी कराना शुरू किया था। और उनके भी 2-4 शिष्य लोग थे, जिसमें एक से एक छोटा पहलवान भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें जो बीच में आएगा। रूपन बाबू स्टूडेंट के लीडर हुआ करते थे और उनके कहने पर स्टूडेंट कभी भी कहीं भी मार पीट जो भी है झगड़ा वगड़ा करना शुरू कर देते थे। सब लोग हॉकी का डंडा वंडा लेकर के किसी भी बात पर लड़ने को उतारू हो जाते थे रूपन बाबू के एक बार हाँ कहने पर। वह जी जो थे, ये चंगाबल इंटरमीडिएट कॉलेज जो था वो कहने के लिए 10+2 कॉलेज था, लेकिन जैसा होता है कि 10+2 कॉलेज चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। वह जी ने सब कुछ अपने हाथों में रखा रखा था, मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी वही थे और एज अ प्रिंसिपल भी काम वही करते थे, बट फॉर द नेम से उन्होंने प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल भी बना के कॉलेज में रखा था। अब एक प्रिंसिपल साहब थे, ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसमें। प्रिंसिपल साहब ऐसे थे जो खाकी वर्दी पहनते थे, हाफ पैंट पहनते थे और एक डंडा लेकर के हाथ में चलते थे, जैसे अंग्रेजों के जमाने में चला जाता था। इवन प्रिंसिपल साहब का कैरेक्टर ऐसा था कि जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो अवधी भाषा का यूज करते थे और उसमें ही गाली वाली देना शुरू कर देते थे। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खाली थी, जिसके लिए दो वहां पे और टीचर थे उस छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज में। एक थे मालवीय जी और दूसरे थे खरना मास्टर। खरना मास्टर मालवीय के बीच में हमेशा कोल्ड वॉर चलता रहता था वाइस प्रिंसिपल को लेकर के। इवन खरना मास्टर का जब लास्ट में हम जाएंगे तो उधर खरना मास्टर और प्रिंसिपल का झगड़ा इस लेवल तक बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे पर एफआईआर तक कर देते हैं। तो कहा जाता है कि कुल मिलाकर के ऐसा था कि वैद जी एक इंसान थे, लेकिन उनके रूप बहुत सारे थे। इवन बहुत सारी डेजिग्नेशन भी, मतलब डेजिग्नेशन की जगह पे उन्होंने लोगों को बिठा रखा था, बट जस्ट लाइक अ पपेट शो। वैद जी अपने हाथों से ही सब कुछ चलाते थे, कहने के लिए नाम किसी और का होता था। गांव में चाहे कुछ भी हो जाए उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता। चाहे कोऑपरेटिव यूनियन का मामला हो या कॉलेज का मामला हो, चाहे उनके घर का मामला हो या शिवपालगंज के रियायती अफसरों का ही मामला क्यों ना हो जाए, ब्लॉक ऑफिसर का हो जाए या ब्लॉक ऑफिस का हो जाए, मजिस्ट्रेट क्यों ना आ जाए, सब कुछ इनके तक आता था। जैसा कि होता है गांव में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, कहीं डाका पड़ रहा है, कहीं डकैती हो गई, कहीं चोरी हो गई, और ये सब कहीं ना कहीं वैद्य से कनेक्टेड था। और शिवपालगंज में जो भी इंसिडेंट होती थी वो वैद्य से कनेक्टेड थी। इसी बीच में एक बीच में एंट्री होगी आपकी कि एक जोगनाथ था। तो जोगनाथ कहने के लिए लोग कहते थे कि जोगनाथ वैद्य जी का ही अपना आदमी है। और एक दिन पुलिस को कुछ शक हो गया और कहीं से खबर मिली कि जोगनाथ के घर में बहुत सारे राइफल और पिस्टल गन्स ये सब रखे हुए हैं, मतलब कि हथियार। पुलिस ने चारों तरफ से रात को घेराबंदी की और जोगनाथ के घर पर रेड डाल दी, छापेमारी की। ऐसे में क्या हुआ, ज्यादा कुछ तो निकला नहीं, एक दो बंदूकें निकली और जोगनाथ को पुलिस सुबह तक पकड़ के ले गई। अब बात आती है कि लोग कहने लगे शिवपालगंज में कि भाई जोगनाथ तो वैद्य जी का आदमी है। मतलब वैद्य जी के अंदर वहां की पुलिस और पुलिस सिस्टम दोनों वैद्य जी के अंदर काम करती थी।
कुछ भी होने से पहले वो खबर वैद्य जी तक पहुँच जाती थी। कितनी बार ऐसी चीज़ें हुई कि जब अगर वैद्य जी के ऊपर से कुछ जाने लगा, तो वैद्य जी वहाँ के पुलिस स्टेशन से दारोगा का ट्रांसफ़र ही करा देते थे, ताकि किसी को आगे कुछ पता ही ना चल सके। तो इसे कहते हैं पावर, मतलब सत्ता। तो वैद्य जी के हाथ में ऐसा कुछ था कि चाहे सामने से कितना भी गलत क्यों ना हो जाए, वैद्य जी उस सारी चीज़ों को हटा देते थे और ख़त्म कर देते थे। अब बात आती है कि एक और आदमी की एंट्री होगी जो है गयादीन। गयादीन एक ऐसा इंसान था जो एक मामूली सा दुकान चलाता था, कपड़े की दुकान, और उसकी एक बेटी थी और उसकी एक विधवा बहन थी, जो उसी के घर में रहते थे। तो जैसा होता है कि जवान बेटी अगर घर में हो जाती है तो गाँव मोहल्ले वाले बहुत तरह की बातें करते थे। और उसकी बेटी का नाम था बेला, और बेला काफ़ी खूबसूरत भी थी, और मतलब जैसा होता था कि उसकी बुआ उसकी देखभाल करती थी, और उसे लोग गाँव में जैसा होता है ना कि लड़की कहीं बाहर नहीं जा सकती या किसी से बात नहीं कर सकती, वरना लोग तरह-तरह की बातें करने लगते हैं। तो अ, बेला के बारे में लोगों का कहना था कि मतलब हम रूपन बाबू पर आते हैं कि रूपन बाबू जो थे, वो कहीं न कहीं बेला से प्यार करते थे, और लेकिन वो कितनी बार मतलब लव लेटर लिखा करते थे उसके लिए, लेकिन कभी देने की हिम्मत हुई नहीं। और ये प्यार शायद एक तरफ़ा था, किसी को बेला से तो किसी के बारे में कुछ आइडिया था नहीं कि बेला क्या चाहती है, नहीं चाहती है। रूपन बाबू कई बार रूपन बाबू कई बार कोशिश करते थे कि कहीं न कहीं दे दें। उन्होंने 1-2 बार रंगनाथ को ये इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की। फिर लेकिन रंगनाथ जो था, वो डायरेक्ट सुनना चाहता था। रंगनाथ कितनी बार उसकी बात भी करता, लेकिन रूपन बाबू कभी डायरेक्ट बोलते नहीं थे। अब बात आती है कि जब वैद्य जी मतलब कि जो कॉलेज चलाते थे, छंगापर इंटरमीडिएट कॉलेज, तो जैसा होता है ना कि हर एक साल इलेक्शन होना चाहिए कॉलेज में, तो लोगों के बीच में ये हो गई कि वैद्य जी अपनी मनमानी कर रहे हैं और बहुत सालों से वो उन्होंने इलेक्शन नहीं कराई है। तो वैद्य जी ने कहा कि ठीक है, इलेक्शन कराया जाए, लेकिन उस इलेक्शन के लिए भी मतलब बस फॉर द नेम सेक वो इलेक्शन था, क्योंकि कहीं न कहीं वैद्य जी ने अपने ही आदमी चारों तरफ लगा के रखे थे। मतलब कि कहीं रूपन बाबू खड़े हैं, कहीं शनिचर खड़ा है, कहीं बद्री पहलवान है, कहीं छोटा पहलवान जो बद्री पहलवान का शिष्य था। इन सब के मतलब अ, होने के बावजूद वैद्य जी को पूरा था कि मैं ही जीतूँगा। लेकिन इधर उनके बदले में रामाधीन बेगम खेरवी नाम का एक आदमी था, जो बगल के गाँव का था, वो भी इलेक्शन में खड़ा था। लेकिन लोग कहते थे कि इस बार कोई दूसरा आदमी बनना चाहिए था। लेकिन पासा ऐसा पलटा कि लास्ट में रूपन बाबू बद्री पहलवान भी कहते हैं कि अगर पिताजी नहीं जीते, हम किसी और को जीतने भी नहीं देंगे। और सडनली इन लोगों ने ऐसा कुछ किया कि तुरंत में ना वोटिंग सही से हो पाई, ना काउंटिंग हुई। तुरंत में ये लोग वैद्य जी की जय-जयकार करते हुए बाहर निकल आते हैं और घोषित कर देते हैं कि वैद्य जी ने इलेक्शन जीत लिया, और फिर से वैद्य जी को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। अब देखो हम आते हैं ये छोटे पहलवान और उसके पिता कुशहर प्रसाद, जिसे गाँव वाले लंगर कहा करते थे, और शिवपालगंज वालों को गंजहा कहा जाता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, 1 मार्क का आपका। तो एक आपका क्वेश्चन आ सकता है कि छोटे पहलवान और लंगर के ऊपर आप टिप्पणी लिखिए। तो लंगर, जिसका नाम था कुशहर प्रसाद, वो छोटे पहलवान का पिता था। और लंगर जो था, अपने ही बेटे से मतलब छोटे पहलवान के साथ मारपीट करने के बावजूद, उनका मारपीट झगड़ा हमेशा होता था, लेकिन इस बार झगड़ा इतना बढ़ गया था कि कुशल प्रसाद लंगर वैद्य जी के बैठक में आता है और वैद्य जी से कहता है कि आप हमारा इंसाफ करें, वरना अब ये केस लेकर के मैं अदालत तक जाऊँगा।
क्योंकि कुछ छोटा पहलवान जो था उसने डंडा लेकर के अपने बाप को मारा था और उसका कहना था कि मैं मेरा बस चले तो मैं इनकी टाँगें भी तोड़ दूँ, अब मैं इन्हें अपना पिता नहीं समझता। तो कहने का मतलब कि देखो, गाँव में क्या होता है ना कि जो जैसा कुछ देख कर के आता है उसकी सोच वैसी ही हो जाती है। छोटा पहलवान जो था अपने पूर्वजों अपने घर में देख चुका था कि सबके बाप बेटे के बीच झगड़ा होता आता था, तो ये भी वही देख-देख कर बड़ा हुआ था और उसने भी सोचा क्यों ना अपने पिता पर हाथ साफ कर लूँ। इधर वैद्य के अंदर जब कोऑपरेटिव उम, वालों का मैटर चला करता था, उसमें एक दिन उनको पता चलता है कि उधर गेहूँ का मतलब कि गोडाउन से गबन हुआ है, मतलब कि स्कैम हुआ है और उसका रामस्वरूप जो था वो सुपरवाइज़र वहाँ से गबन करने के बाद स्कैम करने के बाद मुंबई भाग गया। अब लोग बात करने लगते हैं कि गबन कहाँ नहीं होता है। आज वैद्य जी कहे कि गबन तो सबके यहाँ होता है। यही बात सही है कि हमने सामने से कह दिया है कि हमारे यहाँ गबन हुआ है और लोग कहते नहीं हैं। तो मतलब वैद्य जी दिखाते थे कि ये जैसे जनरली देखो, अगर किसी भी ऑफ़िस में कहीं भी कोई घोटाला हो रहा है, स्कैम हो रहा है, तो कहीं न कहीं किसी की मिली-भगत से, मतलब कहीं न कोई उनके साथ मिला हुआ होता है, तभी जाकर के स्कैम होता है। तो लोगों का मतलब कहना था कि वैद्य जी को कैसे ये सब पता नहीं, वैद्य जी को पता होगा। तो वैद्य जी अपनी सफाई में कहते हैं कि भाई होता तो सबके यहाँ है लेकिन कोई कहता नहीं। हमारे यहाँ हो गया तो इस तरह से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। वैद्य जी अपनी बातों से, अपनी दलीलों से लोगों को चुप करवा देते हैं, लोग फिर भूल जाते हैं। फिर बात आती है कि जब वो लंगर कोर्ट में एक उसकी बहुत पहले की केस चल रही है। और लंगर का कहना है कि अभी तक उसे एफिडेविट नहीं मिली, मतलब उसकी एप्लीकेशन आगे जा ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो एफिडेविट बना नहीं पाता है और जो भी है वो एप्लीकेशन दे आता है, हर बार उस एप्लीकेशन में कोई ना कोई गलती निकल आती है। तो जब गलती निकल आती है, तो वकील उसे 10-15 दिन के बाद वापस कर देता है और वकील का यही कहना है कि जब तक तुम हमें घूस रिश्वत नहीं दोगे, तब तक हम तुम्हारा काम आगे बढ़ाएँगे नहीं। और लंगर कहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पैसे नहीं दूँगा। लंगर का कहना था कि अगर दूँगा भी तो ₹2 दूँगा और वकील कहता था कि मुझे कम से कम ₹5 चाहिए। इस वजह से मतलब जब से लंगर की इसमें एंट्री होती है, आपको लास्ट पार्ट मतलब कि टिल 35 तक आपको पता चलेगा कि लंगर को अभी भी एफिडेविट नहीं मिली थी, क्योंकि उसने घूस नहीं देने का डिसीज़न लिया था। अब देखो, इसके बाद अ, खाना मास्टर और प्रिंसिपल की लड़ाई के बीच की बात हम करते हैं। ये देखो, खाना मास्टर चाहते थे कि वो वाइस प्रिंसिपल बन जाए और प्रिंसिपल चाहते थे कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। खाना मास्टर कहीं न कहीं उन मतलब इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर इतना बढ़ता चला जा रहा था कि उन दोनों ने एक-दूसरे पर तरह-तरह के आरोप लगा कर के केस फाइल कर दिए। इतना कहने के बाद लोग मतलब तरह-तरह की बातें होने लगी, कोर्ट में जाना पड़ा और ये मामला बढ़ता ही चला जाता है। जैसा कि हम जानते हैं अगर कोर्ट में कोई बात चली गई, तो वो खत्म होने का नाम नहीं लेती है। इधर खन्ना मास्टर और प्रिंसिपल इन दोनों की सिचुएशन सही नहीं थी। अब लोग उन्हें सजेशन देते हैं शिवपालगंज वाले मतलब गंजा लोग सभी कि भाई देखो ऐसा करो कि आप दोनों बैठ कर के मतलब कैसे बोलते हैं कि आउटसाइड कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कोर्ट के बाहर। तो लोगों ने उन्हें वो राय दी। लोग ये राय देते हैं तो खन्ना मास्टर और प्रिंसिपल किसी को पसंद नहीं आता और प्रिंसिपल साहब जो थे, वैद्य जी के काफ़ी क्लोज़ थे और मतलब कहने का मतलब कि प्रिंसिपल साहब थे तो काफ़ी पढ़े-लिखे और होशियार भी। लेकिन इसमें यही दिखाया गया है बीच में कि प्रिंसिपल साहब समझदार होते हुए भी समझदार नहीं बनना चाहिए। उनका कहना था कि भाई देखिए जिसके हाथ में पावर और पोजीशन होती है, वही जीतता है। हम जैसे तेज पढ़ाकू लोग कभी नहीं जीतते। तो अगर हमें बुद्धू बनने से ही हमारा काम हो रहा है मतलब मेरी नौकरी चल रही है, मेरा सब कुछ चल रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे वैद्य से लड़ कर के नुकसान ही हो सकता है, बल्कि फ़ायदा नहीं होगा।
तो प्रिंसिपल साहब इस बात का वैद जी से फ़ायदा उठाते थे कि कहीं न कहीं मैं उनके क्लोज़ हूँ, तो इस खन्ना मास्टर की बात तो वैद जी कभी सुनेंगे। तो प्रिंसिपल साहब वैद जी के साथ बैठ कर के ये सब डिस्कस करते थे कि देख रहे हैं खन्ना मास्टर की जाति, जब कहो तब वो अपनी बात हम लोगों को दिखाने लगते हैं। इधर खन्ना मास्टर जो थे, वो अपनी बात मनवाना चाहते थे, तो उन्होंने रंगनाथ और रूपन बाबू को अपनी तरफ कर लिया। तो रंगनाथ और रूपन बाबू को अपनी तरफ जब कर लिया, तो रूपन बाबू और रंगनाथ दोनों बच्ची के खिलाफ हो गए, उनकी बातों से सुन करके। अब उनकी बात सुनने के बाद रंगनाथ और रूपन बाबू मतलब उन दोनों ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम खरना मास्टर को प्रिंसिपल से हारने नहीं देंगे। लेकिन इन सब का नतीजा ये हुआ कि रूपन बाबू और रंगनाथ वैद्य जी के खिलाफ तो हो गए और वैद्य जी इस बात को अच्छे से समझ रहे थे। अब वैद्य जी को लगा कि हमारे अपने ही हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि कहीं न कहीं बद्री पहलवान मतलब मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ है, तो मैं कुछ न कुछ करके अपनी इमेज सुधार ही लूँगा और इन लोगों को इग्नोर कर देंगे। सीन ये था कि इधर ये लोग वैद्य जी को हराने के लिए, इवन प्रिंसिपल को हराने के लिए खन्ना मास्टर के साथ उठना-बैठना और उसकी बातों को सुनना, सब करने लगे। खन्ना मास्टर प्रिंसिपल के साथ प्रिंसिपल के लिए इन लोगों को भड़काता और प्रिंसिपल वैद्य जी को रंगनाथ और रूपन बाबू के लिए भी कहते कि भाई देखिए, खन्ना मास्टर की वजह से आपके बेटे और भांजे भी बिगड़ रहे हैं। अब इस बात से वैद्य जी को कहीं न कहीं डर था। अब इधर खन्ना मास्टर को जिताने के लिए रंगनाथ और रूपन बाबू जो थे, वो ब्लॉक एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये लोग एक कहीं न कहीं से मतलब कि सीक्रेट तौर पे इन्होंने किसी के थ्रू एक लेटर भिजवा दिया कि आज से न जाने कितने दिनों पहले ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का बीईओ का इंस्पेक्शन हुआ था और कितने साल हो गए छंकामल इंटरमीडिएट कॉलेज में ये सब इंस्पेक्शन नहीं हुआ है। पता भी है कि यहाँ क्या हो रहा है, कितनी तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब ये जैसे ही ऑफिसर को मिली, ऑफिसर ने कहा कि अब हम इंस्पेक्शन करने ज़रूर जाएँगे, लेकिन डेट दिया नहीं। अब जैसे ही वैद्य जी को बात पता चली, वैद्य जी ने अपने सभी आदमियों को लगा दिया कि इसके लिए सब कुछ प्रॉपर तैयारी करके रखो। फिर गाँव के अंदर जैसा होता है कि डीएम का ऑफिस वगैरह होता है और बंगला होता है, उधर ही आकर के कोई भी ऑफिसर ठहरता है। अब उन सब पर तैयारी तो कर दी गई। इधर गाँव में बड़ा-सा टेंट भी लगा दिया गया, बड़े-बड़े ये लाउड स्पीकर भी लगाया गया ताकि वो लोग आएँगे तो स्पीच देंगे, भाषण देंगे, हम लोग सुनेंगे। अब हर दिन जैसा होता है कि लोग आकर के रुके और लोगों का अनुमान था कि आज तो ऑफिसर लोग आएँगे ही। इधर स्कूल के एक प्रिंसिपल साहब के एक मतलब चाहने वाले जो मालवीय जी थे, उन्हें भेज दिया गया था कि आप पता करके आइए ऑफिसर आ रहे हैं या नहीं शहर से। वो आते हैं शाम तक, इधर सारे गाँव वाले उस टेंट के अंदर बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है, लाउड स्पीकर लगाया गया है जिस पर तरह-तरह के गाने बज रहे हैं। वो बस से उतरते हैं और कहते हैं कि शहर से आज नहीं आ रहे। अब वैद्य जी अपना आपा खो बैठे थे, उन्हें बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। अब वो बोले कि आज मैं इन सब का फैसला करके रहूँगा। वैद्य जी स्टेज पर मतलब कि मंच पर चढ़ जाते हैं और बोलते हैं, "लाओ माइक मुझे दो, आज मैं इस प्रिंसिपल और खरना का सब कुछ खत्म कर ही देता हूँ। और इवन रंगनाथ और रूपन तुम भी इधर सब आओ, तुम लोग भी सुनो।" अब इधर जो था सब लोग ऐसा रूप देख कर के वैद्य जी का बहुत टेंशन में आ गए। इधर वैद्य जी आते हैं मंच पर और कहते हैं, लाइए आज तक आप सभी ने बोला है, कभी खरना मास्टर का मैं सुनता हूँ, कभी प्रिंसिपल का सुनता हूँ, कभी रूपन का, तो कभी रंगनाथ का। तो आज मैं बताता हूँ कि मेरे पास पावर है, पोजीशन है और मैं जो चाहूँ वो फैसला ले सकता हूँ। सीधे-सीधे वैद्य जी ने एक वॉर छेड़ दी और अब कहा कि आज और अभी मैं इसी वक़्त कहता हूँ कि खरना मास्टर अभी के अभी और मालवीय जी दोनों अभी के अभी रेजिग्नेशन देंगे।
क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता, मुझे ये कॉलेज चलाना है और प्रिंसिपल मेरे ख़ास है, मैं यहाँ पे बगावत नहीं चाहता। और अगर आपको अपनी इज़्ज़त प्यारी है, तो आप लोग खुद ही अपना रेज़िग्नेशन दे देंगे। अब ये सुन कर के सब लोग शॉक हो गए। इधर रंगनाथ और रूपन एक-दूसरे का मुँह देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है? और वैद्य जी ने कह दिया कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मैं जिसको चाहूँ उसको निकाल सकता हूँ, चाहे जो भी हो जाए। किसी के कुछ कहने सुनने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात भी कह दी कि पावर पोज़ीशन मेरे हाथ में है, चाहे कोई कुछ भी कह ले, जो मेरी मर्ज़ी होगी मैं वही करूँगा और कहीं न कहीं मुझे ये इंटरमीडिएट कॉलेज चलाना ही है। तो मैं लोगों की बातों में आकर के अपना कुछ बुरा नहीं करूँगा। जो कुछ मेरे फ़ायदे में होगा, जो कुछ बातें सही होगी इस कॉलेज को चलाने के लिए, मैं वही लूँगा। मैंने बहुत मेहनत से ये कॉलेज बनाई है। और ये सब होने के बाद उन्होंने माइक रख दिया और सब लोग अपनी-अपनी जगह चले गए। अब इधर रंगनाथ जो था, जब खरना मास्टर उसके पास है, उसकी बातें सुनी, फिर पूछी। जब पहले भी जब रंगनाथ खरना मास्टर के साथ बैठता था, तो इन सब बातों से ऐसा हुआ था ना, जैसे तुम लोगों को भी कहा जाता होगा, इवन तुम लोगों को याद भी होगा कि जैसी संगति वैसी उसका असर भी होता है। तो रंगनाथ कहाँ रिसर्च करने वाला स्टूडेंट दिल्ली में रहता था। इवन अ, सनीचर जैसा, मतलब कि सनीचर एकदम से गँवार आदमी था, जिसे वैद्य जी ने अपने लिए सामने बस बिठा के रखते थे, एक नौकर की भांति। लेकिन समय पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर वैद्य जी ने उसे प्रधान बना दिया। वो भी सिर्फ़ फॉर द नेम सेक, क्योंकि वो प्रधान का काम भी, वो सारा पावर भी वैद्य जी के हाथ में भी था। और ये रंगनाथ जो था, ये सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल ये सारी चीज़ें देखने के बाद रंगनाथ सोच रहा है कि आखिर मुझे क्या हो गया है? मैं कहाँ आ गया हूँ? और मुझे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब है नहीं, मैं तो दिल्ली वापस चला जाऊँगा अपने रिसर्च के काम के लिए। लेकिन फिर भी मैं ये खरना मास्टर के लिए, रूपन के लिए, मामा जी मतलब वैद्य जी के लिए, ये सनीचर के लिए, इन सब के मैटर में मैं क्यों घुस रहा हूँ? मेरा कुछ लेना-देना इन सब से नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि उस रंगनाथ को भी लग रहा था कि कहीं न कहीं इस शिवपालगंज, इन गंजहो लोगों के बीच मैं भी इन्हीं के जैसा बनता जा रहा हूँ। तो मतलब इसे कहते हैं संगति का असर। मैं भी पढ़ा-लिखा हो करके इन लोगों की तरह बेवकूफ़ों की तरह मैं बात करने लगा हूँ। अब रंगनाथ सोच रहा है, मतलब वैद्य जी के डिसीज़न के बाद कि कर्णा मास्टर को तो इस्तीफ़ा देना ही होगा और मैं अपना कॉलेज चलाऊँगा प्रिंसिपल के साथ। अब ये सब देखने के बाद रंगनाथ सोच रहा है कि मैं सच में शायद गलत जगह आ गया था। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तो यहाँ आया था अपनी तंदुरुस्ती ठीक करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तंदुरुस्त ठीक होने के साथ-साथ मेरा दिमाग भी खराब हो गया है। इवन लास्ट में, मतलब वही जब रंगनाथ वहाँ से निकलता है, तो उसे बाहर की तरफ, मतलब शहर जाती हुई सड़क की तरफ उसे लंगर दिखाई देता है। वो पूछता है कि क्यों भाई, तुम्हें तुम्हारी वो एफ़िडेविट, वो मतलब नकल मिली या नहीं? फिर उसने लंगर ने कहा कि नहीं भाई, उसका कहना है कि वो ₹5 लेगा तभी देगा, और आज भी मैं 15 दिन चला गया था, वहाँ किसी की डेथ हो गई थी अपने घर में, उधर से आया तो वो नोटिस लगी हुई थी, लेकिन उसे उठा कर के ऑफ़िस वालों ने फाड़ दिया। तो अब फिर से मुझे नई एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और मैं लगा कर के आ रहा हूँ। इधर-उधर ही बैठे-बैठे रंगनाथ रूपन को बोलता है कि भाई रूपन, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैंने, मतलब मैं आया तो था यहाँ तंदुरुस्ती ठीक करने, तंदुरुस्ती तो मेरी बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन अब अगर मैं यहाँ ज़्यादा दिन भी रहा, तो शायद मैं अपने आप को भूल जाऊँगा। इधर हाँ, एक चीज़, इधर वैद जी जब वो भाषण दे रहे थे, तो मतलब कि वो इलेक्शन जो हुआ था कॉलेज वाला, तो उस कॉलेज में एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो छूट गया कि वैद जी ने घोषणा कर दी, तो वो बेला याद है ना? बेला के लिए रूपन बाबू का एक तरफ़ा प्यार। इधर
उस बेला को लेकर के वैद्य जी ने एक चाल चल दी। वैद्य जी कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मैं अपने समाज की गरिमा को बनाए रखने के लिए और ये जाति का भेदभाव मिटाने के लिए, मतलब जैसा इलेक्शन में होता है, लोग कैसे नेता लोग बड़े-बड़े भाषण देते हैं, वादे पूरे तो करते नहीं, सिर्फ भाषण देते। तो इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं अपने बड़े पुत्र, जो मेरा उत्तराधिकारी होगा, उससे उसकी शादी मैं एक गैर बिरादरी में करने जा रहा हूँ। अब ये बात को लेकर भी गाँव में चर्चा शुरू हो गई कि भाई एक ही तो जवान लड़की है, मतलब बेला के बारे में पहले चर्चा होती रहती थी और वो गैर बिरादरी है और शायद बैची उसी से शादी करने वाला है, मतलब अपने बेटे की शादी करवाएँगे। इधर रंगनाथ जो था उनकी इस सारी चाल को समझ रहा था। इसीलिए रंगनाथ अभी डायरेक्ट अपने मामा जी मतलब वैद्य जी को जवाब दिया करता था। तो वैद्य जी को कहीं न कहीं रंगनाथ से भी डर लगने लगा था। तो वैद्य जी भी एक दिन डायरेक्टली बोल देते हैं रंगनाथ को कि रंगनाथ भाई, लगता है तुम्हारी सेहत तो ठीक हो गई है। तो अब तुम्हें भी आगे जाके अपनी पढ़ाई-वढ़ाई पूरी करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लास्ट में रंगनाथ को याद आती है और रंगनाथ सोचता है कि शायद मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है, क्योंकि ये शिवपालगंज सिर्फ़ शिवपालगंज की घटना नहीं है, ये पूरे भारत की है। मतलब इस भारत में जितने भी गाँव हैं, सबकी हालत इस शिवपालगंज जैसे ही है और गंजहा लोग हर गाँव में देखने को मिलेंगे। तो इंडिया को बदलने के लिए, गाँव को बदलने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि लोग एक ही जगह पर रहकर कुएँ के मेढक की तरह हो जाते हैं, क्या सही क्या गलत कुछ समझते नहीं। बस अपना एक छत्र राज्य एक-दूसरे के ऊपर बनाए रखना चाहते हैं। अब ये सोच कर के रंगनाथ सोचता है कि आज की रात, ये आखिरी रात होगी मेरी सिरपालगंज में और इसके बाद मैं यहाँ से चल दूँगा। तो ये था समरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में मैं यही कहूँगी कि आप लोग टिप्पणी पर मेन कैरेक्टर पर दीजिए, जैसे कि वैद्य जी, प्रिंसिपल साहब, रंगनाथ, रूपन बाबू, बद्री पहलवान, छोटा पहलवान, इवन लंगड़, सनीचर। तो इन सब लोगों पर आप लोग ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, इनका पार्ट आप ज़्यादा पढ़िए और मैंने समरी में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें तो दे दी हैं। तो आई होप कि यू आर गोइंग टू डू वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय, विल सी यू अगेन एंड प्लीज़ like and subscribe my channel.